स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जी दोस्तों, 16 घंटे के कंटेंट को कैसे 4 घंटे में फिनिश करें, उसी के बारे में ये वीडियो है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करके नहीं, बल्कि साइंटिफिकली बैक्ड तरीके और ट्रिक्स को हम अपनाएंगे, जिससे हम बहुत ज्यादा जो कंटेंट होता है उसको कम समय में फिनिश कर पाएंगे। तो किस तरीके से करेंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो ये होता है कि मतलब आप 3 लेवल्स पे इसको डिवाइड कर सकते हो। एक होता है कंफर्ट का लेवल, दूसरा स्ट्रेस का लेवल, और तीसरा होता है पैनिक वाला लेवल। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो अगर आप उसको इस तरीके से देखेंगे, बहुत बार पढ़ चुके हैं तो बहुत ईजी होता है आपके लिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्ट आ जाता है। आपको कुछ नया मिल नहीं रहा होता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, आप उसको सिर्फ पन्ने खोल के बैठे हो, पढ़ नहीं रहे हो उसमें एक्चुअल में। सिमिलरली पैनिक मोड में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इन दोनों एक्सट्रीम से दूर रहना है और कहीं ना कहीं स्ट्रेच लेवल पे पढ़ना है, जहाँ पे आप के लिए वो चीज़ बहुत नहीं भी नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। ये एक ऑप्टिमम लेवल होता है जिससे आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो जो 16 आवर्स की चीज़ें हैं वो आप 4 आवर में फिनिश कर पाएंगे विद फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। तो ये किस तरीके से होगा? तो ये गोल्डीलॉक जोन होता है, उसमें इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका मोटिवेशन का लेवल है और यही आपका डिफिकल्टी वाला इस तरीके से प्लॉट किया गया है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जब डिफिकल्टी बहुत कम होती है, जब चीज़ें को बहुत इजी होती हैं, तो उस समय पे कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन भी बहुत उतना नहीं होगा, बहुत कम होता है। सिमिलरली जब डिफिकल्टी बढ़ जाती है तब भी आपका मोटिवेशन गिर जाता है। और ये पिक अप करता है, आपका मोटिवेशन पिक करता है कुछ इस लेवल पे, जब चीज़ें जो हो वो गोल्डीलॉक जोन में हो। मतलब ये बेस्ट जोन होता है और इसमें कैसे आए, ये इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हम प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से देखिए, जैसे लक्ष्मीकांत के एग्जांपल से देखिए कि लेजिस्लेचर है वो लॉ मेकिंग ऑर्गन है, ये आपके लिए बहुत इजी है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, एंटी डिफेक्शन है 52nd अमेंडमेंट से आया 1985 में। ये अगर कोई फर्स्ट टाइमर है उसके लिए भी ये इजी होगा, लेकिन फर्स्ट टाइमर के लिए ये इजी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट टाइमर होगा उसके लिए ये जो रेंज है वो हेल्पफुल रहेगी। कैसे हेल्पफुल रहेगी? जैसे आया राम गया राम, मतलब एंटी डिफेक्शन के रिस्पेक्ट में ये जब आया था उसके पहले ये फ्रेज बहुत पॉपुलर हुआ था कि डिफेक्शन होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी पार्टी के होते, वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, जो डिफेक्शन हो रहा है उससे बचने, उसमें ये फ्रेज बहुत पॉपुलर हुआ था। तो जब आप कोई नई एलिमेंट, नया चीज़ अपनी स्टडी मटेरियल में डालेंगे तो वो वहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो उस वजह से ये एक गोल्डीलॉक जोन का एग्जाम्पल है। तो आपको कहीं ना कहीं इस जोन में आना है। अब ये कैसे इंश्योर होगा? तो इसके ब्रॉडली 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है परेटोस प्रिंसिपल, जो 80-20 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। सिमिलरली दूसरा है ज़िगार्निक इफेक्ट और तीसरा है चैंपियनशिप मेंटालिटी। ये तीनों क्या है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो परेटोस प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि 80% आपके जो एफर्ट्स होते हैं या 80% आपके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको 20% एफर्ट से ही मिल जाएंगे। तो वो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी होगी और वन थिंग पे फोकस करना होगा। वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ज़रूरी नहीं है उसे हटाना है। उसे हटाने के लिए जानना होगा क्या ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली आप उसे हटाने के बाद प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो किस तरीके, उसमें होगा क्या कि आप प्लान बनाएंगे, लेकिन प्लान में ऐसा होता है कि हम प्लान बना रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है, तो फिर लगता है कि ये प्लान बनाना तो टाइम वेस्टर है। लेकिन टाइम वेस्टर नहीं है। अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो उससे भी ज़्यादा कॉस्टली होगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको। तो इसीलिए जब आप ये चीज़ें एलिमिनेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बुरा भी लगेगा, फोमो होगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, ये मुझे पढ़ना है। जैसे कोई यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ, आपको लग रहा है इतना यूटिलिटी नहीं है, लेकिन आप जब अनसब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, वो नोटिफिकेशंस मिस कर रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस है वो मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन दैट्स फाइन। मतलब आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि कितना उसका यूटिलिटी आपके लिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यूटिलिटी है तो रखिए उसको, नहीं है तो उसको हटाना ज़रूरी है। क्योंकि फोकस के बिना तो आप 16 आवर का कंटेंट 4 आवर में फिनिश कर पाए, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो उसी के लिए सिमिलर लाइन में देखेंगे ज़िगार्निक इफेक्ट। ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर अनफिनिश्ड है तो आपकी इच्छा होगी कि आप उसको फिनिश करें। तो किसी भी काम को या किसी भी टास्क को आप कर रहे हैं, कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो जानबूझकर उसको अनफिनिश रखिए। 60% 70% फिनिश कर दीजिए, ताकि जब आप दूसरी बार उस टॉपिक पे आएंगे या पढ़ने का टाइम होगा तो आप उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। रीजन बीइंग आपके दिमाग में चलेगा कि यार अधूरा सा काम है, इसको फिनिश करना है। तो उस वजह से, जैसे आपने एंटी डिफेक्शन की बात कर रहे थे, एंटी डिफेक्शन के 4 पैरामीटर्स जो थे हमने देखे कि एक होता है कि वॉलंटरीली आप गिव अप करते हैं किसी पार्टी की मेंबरशिप। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि इलेक्टेड है
और वो मतलब कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर रहे हैं, अब इस लेवल पे आपने आकर उसको खत्म कर दिया, आपने अपने स्लॉट को, सेशन को फिनिश कर दिया। जब नया आपका स्लॉट आएगा उसके अंदर आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर घूमेगी कि 2 तो मैंने पढ़े, 2 और क्या थे। तो उस वजह से आप नॉमिनेटेड वाला जो 6 मंथ के बाद ज्वाइन करते हैं वो डिफेक्ट हो जाएंगे, या वो एंटी डिफेक्शन के अंडर फॉल करता है ये एस्पेक्ट। और जो दूसरा वोट करना फेवर में या एब्सटेन करना फेवर, वोट करना अगेंस्ट में और एब्सटेन करना फेवर में, ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हाईलाइट होकर आपको दिखेगी। तो उसी वजह से किसी चीज़ को अनफिनिश रखना, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है उस 4 आवर्स की यूटिलिटी के वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो सिमिलरली उससे होगा क्या कि लेस फ्रिक्शन होगा और प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत ज़्यादा कम होगा जब आप उस तरीके से उसको देखेंगे। सिमिलरली तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है हमारा चैंपियनशिप मेंटालिटी का। इसमें किस तरीके से चीज़ें हैं कि आप देखेंगे कि मतलब आप इसको इस तरीके से देखिए कि कुछ गेम्स अगर आप हारेंगे तो एट द एंड यू विल विन, है ना। मतलब चैंपियनशिप मेंटालिटी जैसे सोचना है कि छोटे छोटे जो आपके गेम्स होंगे, आप इनिशियली मतलब बहुत सारी चीज़ों को गिव अप कर देंगे और उसमें रहेगा फोमो रहेगा, आपने टास्क को इनकम्प्लीट छोड़ा, पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे, लेकिन डिस्पाइट दैट शॉर्ट टर्म में आपको लग सकता है कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो, लेकिन चीज़ें जब कंपाउंड होती है तो आपको बहुत समय के बाद में आप जब उसके रिटर्न्स देखोगे तो एक्सपोनेंशियली हाई होंगे। तो उसी वजह से आप शॉर्ट टर्म के बैटल्स शॉर्ट टर्म के जो गेम्स है वो हार सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो बैटल्स हैं वो आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जीत पाओगे और मैजिक ऑफ जो मार्जिनल गेन्स हैं वो आपके फेवर में काम करेगा। तो उस तरीके से ये एक एस्पेक्ट हो जाता है। सिमिलरली उसके साथ साथ हमें गोल सेटिंग जो करना है वो रिवर्स गोल सेटिंग करना है। मतलब लेट्स से आज 26 फरवरी है और उसके बाद हमारा एग्जाम है 25 मई को, मतलब ये जो समय बचा है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, ये 26 फरवरी के बाद से प्लानिंग शुरू करते हैं कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है। बेटर अप्रोच रहेगा कि ये आपका टारगेट है, रिवर्स प्लानिंग करें कि यहाँ पे इस फेज में मुझे फास्ट रिवीजन करना होगा, इस फेज में मुझे मॉक टेस्ट देने होंगे, यहाँ पे मैं पीवाईक्यूज को अच्छे से करूंगा और यहाँ पे मैं रिवीजन करूंगा, वो थरो वाला रिवीजन होगा। तो दोनों रिवीजन में फर्क है। एग्जाम से बहुत नज़दीक आप फास्ट रिवीजन कर रहे हैं और बहुत पहले आप एक थरो रिवीजन कर रहे हैं। तो उस तरीके से ये इस वे में स्ट्रेटेजाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ कुछ बोनसेस है, जैसे कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें ताकि आपका टाइम जो फालतू चीज़ों में जाता है वहाँ नहीं जाएगा और अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो पाएगा। और टाइम ब्लॉकिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम में मुझे यही काम करना है, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है तो आप उसके लिए अलग से टाइम दे सकते हैं कि 8 से 9 का टाइम है, इसमें मैं जो फालतू चीज़ें मिसलिनियस है, कॉल्स करनी है या जो भी चीज़ें करना है, सोशल मीडिया चेक करना है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ डाल सकते हैं। लेकिन जब इफेक्टिवली प्रोडक्टिव काम करना है उस समय पर वही काम करना है। उसी के साथ टू डू लिस्ट बनाए, जब तक ये नहीं बनाए तब तक काम नहीं बनने वाला है। टू डू लिस्ट में सारी चीज़ें आपने मेंशन की होगी और जब आप उसको चेक ऑफ करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलता है कि ये टास्क तो मैंने कर लिए, अब जो दूसरे टास्क है इसको मैं अच्छे से करूँगा, है ना। उसके लिए एक वो मोटिवेशन मिलता है। तो उस वजह से ये बनाना जरूरी है। सिमिलरली पोमोडोरोज में काम करना बहुत जरूरी है, इस चीज़ को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे 10 से 12 का स्लॉट है आपको इसमें पढ़ना है, अब 10 से 12 लगातार 2 घंटे मत बैठिए। इसमें क्या कर सकते हैं, 10-25 का आपने 25 मिनट का सेशन लिया, उसके बाद आपने 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आपने 25 मिनट 5 ब्रेक, उस तरीके से आप 4 बार करेंगे और आपके 3 ब्रेक्स हो चुके होंगे। तो ये ब्रेक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं उसके बाद एक प्लेटू आ जाता है, उसके बाद आपके दिमाग में वो चीज़ें जाएगी नहीं, आप सिर्फ उसको कंज्यूम ही कर रहे हैं, पैसिवली कंज्यूम कर रहे हैं। तो और इस समय में एक्टिवली बहुत ही प्रोएक्टिव वे में पढ़ना है, फोकस वे में पढ़ना है कि ये 25 मिनट ही तो पढ़ना है मुझे, उसके बाद तो ब्रेक है। तो उसी तरीके से आप जो सब्सटेंशियल नंबर ऑफ ब्रेक्स है ये भी लेते रहे ताकि वो इन्फॉर्मेशन आप अब्जॉर्ब कर पाए और उस तरीके से आप डाउन टाइम को भी अच्छे से इस्तेमाल करें। फिर आ जाता है गेमिफाई करना। मतलब स्टडीज़ जब तक गेमिफाई नहीं होगा बहुत डिफिकल्ट लगेगा। जैसे आप अगर वीडियो गेम्स के एग्जाम्पल से देखेंगे तो वीडियो गेम्स में क्या होता है, आपको बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है, आप थके हारे हैं फिर भी आप गेम खेल लेंगे उसमें, और उसमें उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये 2 चीज़ होता है, एनर्जी कम चाहिए और रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है। जबकि आप स्टडीज़ की बात करेंगे तो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत एक्टिव होना पड़ेगा आपको उसके लिए, और उसके साथ साथ कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो यू फील लॉस्ट, और अब कुछ समझ में नहीं आता कि हम पढ़ रहे हैं इसका यूटिलिटी क्या है, मतलब कितना पढ़ना है, किस तरीके से, वो दिमाग में नहीं होता है। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं उसका गेमिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप उसकी रिवॉर्ड्स बढ़ाएं या फिर उसमें जो आपको एनर्जी लग रही है उसको कम करें। वो कैसे कर सकते हैं, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ सिस्टम्स बना सकते हैं कि जैसे बुक को टेबल पे रख दिया है, अब सबसे इजी काम है आपके लिए वहाँ जाकर बैठना और पहला पन्ना खोलना। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। उसके बाद रिवॉर्ड्स खुद को दे सकते हैं कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद टीवी देख लूँगा या सोशल मीडिया यूज़ कर लूँगा या जो भी चीज़ है, नोटिफिकेशंस वगैरह वो चेक कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे
तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप मोटिवेटेड रहते हैं वो चीज़ को करने के लिए। सिमिलरली आपको कुछ रिवॉर्ड सिस्टम्स बनाने होंगे जिस तरीके से हमने बात की है, और रिवॉर्ड सिस्टम में आप अपनी करेंसी बनाएंगे। अपनी करेंसी किस तरीके से बनाएंगे कि 2 hours ऑफ स्टडी इज एक्विवेलेंट टू 30 minutes ऑफ सोशल मीडिया और 30 minutes ऑफ मे बी चैटिंग, और सर 30 minutes ऑफ मे बी इंटरेक्टिंग विद समवन और गेटिंग ऑन अ कॉल। वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी करेंसी बना सकते हैं कि ये इसके इक्विवेलेंट है। उसी के बाद में सबसे फाइनल एस्पेक्ट, आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके लिए हेल्पफुल होगी। मतलब आप इस तरीके से देखिए कि आपने जब पढ़ाई स्टार्ट की थी, आज आप किस लेवल पे पहुंचे हैं, आप कितना ग्रो करें। तो जब आप पास्ट रिकॉर्ड से यहाँ तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको लगेगा यार सिग्निफिकेंटली आपके ग्रोथ हुआ है। तो उसी तरीके से जब आप फ्यूचर का भी विजन वैसे रखते हैं तो इंप्रूवमेंट ज़रूर बहुत ईजी हो जाते हैं और स्टडी में बने रहना बहुत ईजी हो जाता है। एक गेम की तरह लगता है, वही चीज़ है। और आप डिफ़िकल्टी को एक चैलेंज की तरह देखें, ना कि ऑब्स्टिकल। मतलब उसको देखें कि मुझे इसे पार करना है, ग्रोथ माइंडसेट की तरह। और ऑब्स्टिकल की तरह देखेंगे कि यार ये मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों हो रहा है ये डिफ़िकल्टी, मतलब इतना डिफ़िकल्ट एग्जाम है, कैसे क्रैक होगा। उस तरीके से देखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स वाई यू हैव टू सी इट एज अ चैलेंज। और उससे हर जो भी चीज़ आप पढ़ें, दिमाग में ये ज़रूर रखें कि वो चीज़ आपको किस रूप में, किसी ना किसी फॉर्म में लाइफ में इन जनरल ज़रूर हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सही से करते हैं, अपने स्टडी के सिस्टम्स बनाते हैं, तो आपको जो 16 आवर का कंटेंट है उसको आप 4 आवर में फिनिश कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं है आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं और उन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप एंड विश आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी एस्पिरेंट की हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, अगर कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो सकती है तो उसके लिए ज़रूर शेयर करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।